जो पहली दफा ऐसा हुआ है तारीख में कि बजट को बाकायदा कुछ रोज तक डिले करना पड़ा क्योंकि पीपल्स पार्टी वो नहीं मान रही थी। उनके कुछ इश्यूज थे, उनके कुछ मुतालबात थे कि पीपल्स पार्टी ने किसी तरह का बार्गेन कर लिया है पीएमएलएन से और एक तरह से उनको गिलगित में मैंडेट दिया गया है। कोई जो पुराने टैक्सेस थे कोई वो भी बहुत ज्यादा कम नहीं किए गए हैं। टैक्स अब जो नया टारगेट सेट किया गया है वो भी बड़ा दिलचस्प है कि अब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से और मजीद जो है टैक्सेस इकट्ठा किए जाएंगे। कश्मीर का भी मुद्दा अगर हम लेके चलें तो वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है कि बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ एक्शन भी ना हो, नंबर 1, और नंबर 2 उनकी डिमांड्स भी वो समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है। तो इवन खैबर पख्तूनख्वा है जहां पर पीटीआई की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उन्होंने भी जो है वो आपको पता है मीटिंग्स की हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ, बल्कि सुहेल आफरीदी साहब का उनकी अपनी पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर नाराज भी हुए इस बात पे कि आप हाथ बांध कर क्यों खड़े थे। बजट आ चुका है और बजट के हवाले से ये शायद पहला बजट है जिसके बारे में जो पहली दफा ऐसा हुआ है तारीख में कि बजट को बाकायदा कुछ रोज तक डिले करना पड़ा क्योंकि एक जो कोएलिशन पार्टी है यानी पीपल्स पार्टी वो नहीं मान रही थी। उनके कुछ इश्यूज थे, उनके कुछ मुतालबात थे, वो मनवाए जा रहे थे और बड़ी एक लंबी नेगोशिएशंस चली। तो ये पहला बजट है जिसको वाकई ऑन रिकॉर्ड ये चीजें आई, वरना ये चीजें इतना ज्यादा ऑन रिकॉर्ड नहीं आती थी। पहली दफा ऐसा हुआ है कि ये चीजें ऑन रिकॉर्ड आई हैं और फिर ये जो बजट है इसको कुछ दिन तक आगे इसको डिले करना पड़ा या डेफर करना पड़ा। बहुत दिलचस्प सी सूरत हाल बन गई है जहां तक बजट का ताल्लुक है और ये कहना बहरहाल गलत नहीं होगा कि अब जो बजट है वो किस तरफ जाएगा, या मैं तो इसको स्टेटस को बजट समझती हूँ। कोई बहुत ज्यादा कोई चीज पॉजिटिव भी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा चीज नेगेटिव भी नहीं है। मतलब इसको अगर आप बाय एंड लार्ज तरह से देखें तो कोई किसी तरह के कोई नए टैक्सेस का पब्लिक पर नहीं लगाए गए हैं, लेकिन कोई जो पुराने टैक्सेस थे कोई वो भी बहुत ज्यादा कम नहीं किए गए हैं। बल्कि आप इसको इस तरह से देख लें कि जो टैक्स रेट जो अच्छी बात है वो भी बाय द वे कि जितना इसमें जो भी कोई गुंजाइश निकल रही है हम तो उसकी तारीफ ही करेंगे कि 22 लाख से लेके 32 लाख ये जो सालाना कमाते हैं लोग, एनुअल जिनकी ये इनकम है, उनके ऊपर दरअसल पहला जो टैक्स रेट की कमी है वो इस पहले स्लैब के ऊपर लगी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आप देखें कि जो 22 लाख रुपए सालाना से कम आमदन वाले लोग हैं, यानी कि जो तकरीबन जिसकी महीने की जिस शख्स की तनख्वाह 1 लाख है या 1 लाख से कम है या 1 लाख से 1,30,000 तक है, उन सारे लोगों के ऊपर जो कि एक्चुअली आपका निचला तबका है और अक्सरियत है बाय द वे आपकी आबादी की, उन सारे लोगों के लिए, उन सारे आवाम के लिए कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। टैक्स रेट में, उनके टैक्स रेट में किसी तरह की कटौती नहीं की गई। हाँ, जो 22 लाख एंड ऑनवर्ड्स जो फिर ऊपर के स्लैब्स हैं उनके अंदर कटौती की गई है। खैर अब हालात इतने आपको पता है मुश्किल हो गए, बाइंग पावर लोगों की इतनी कम हो गई है कि ये भी जो है हम गनीमत समझते हैं कि अगर इतनी भी कटौती हुई है तो ये बड़ी बात है कि चलें जो भी आपने किया, आपने मिडिल क्लास के ऊपर कुछ हद तक जो है वो बर्डन कम किया टैक्स का, अच्छी बात है। वहीं पर दूसरी तरफ जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रीज हैं, जो एक्सपोर्ट करने वाली सनतें हैं, उनके ऊपर कुछ तरह के इंसेंटिव्स उनको मिले हैं, कुछ तरह की टैक्स उनको रियायत मिली है जिसके ऊपर बिजनेस कम्युनिटी बड़ी खुश है और उसको वेलकम कर रहे हैं और उसको बड़ा एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये हाँ बड़ा अच्छा कदम है। दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टैक्स में ये जो सॉरी बजट है उसमें ये भी आइडेंटिफाई किया गया है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, आपको पता है ये एक्चुअली एक वो वन पीस टूल था जिसकी बुनियाद पर ज्यादातर टैक्स रिसेंट मंथ्स में इकट्ठा किया है एफबीआर ने। उसको अब जो नया टारगेट सेट किया गया है वो भी बड़ा दिलचस्प है कि अब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से और मजीद जो है टैक्सेस इकट्ठा किए जाएंगे। इसका जो एक अंदाजा है आप इससे भी लगा लें कि अब जो पेट्रोल की कीमत मजीद जो पाकिस्तान में कम की गई है पर लीटर, वो तकरीबन 4 रुपए मजीद कम की गई है। बताया ये जा रहा है कि वो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है बनती 4 रुपए से ज्यादा की कीमत थी। अगर इसको आप इंटरनेशनल कीमतों के हिसाब से देखें, उसको अलाइन करके देखें कि अगर पेट्रोलियम लेवी को चेंज बढ़ाया ना जाता तो इससे ज्यादा कमी जो है वो पाकिस्तान के अवाम पेट्रोल की कीमत में डिजर्व करते थे और उनका हक था। लेकिन वो हक पाकिस्तान के अवाम को इस वजह से नहीं मिला क्योंकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दी गई है। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है क्योंकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इज एन इजी टैक्स। हम कई मरतबा इसके बारे में बात कर चुके हैं और ऐसा लगता है कि हुकूमत को इस इजी टैक्स में एक तरह का मजा आ गया है कि चलें ये आसान टैक्स है, हम आम आवाम से बड़े आसानी से इसको इकट्ठा कर सकते हैं और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन उसके बावजूद इट्स अ बैड पॉलिसी, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैड पॉलिसी कि गवर्नमेंट बार बार अपना जो ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है सिर्फ एडहॉक बेसिस पर नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि इवन फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर गवर्नमेंट चाहती है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से मजीद टैक्स इसके जरिए इकट्ठा किया जाए और पेट्रोल के ऊपर टैक्सेशन एक इनडायरेक्ट टैक्स को आयद करके और ज्यादा हम अपना रेवेन्यू कमा सकें। ये एक बड़ी अचंभे की बात है
लेकिन बहरहाल जो बजट है उसमें जो सैलरी क्लास है, पेंशनर्स हैं, उनके लिए 7% का इंक्रीज किया गया है। जो डिमांड थी वो कई ज्यादा की थी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई लोग खुश नहीं है। लोग समझते थे कि कम से कम 10% का इजाफा सैलरीज और पेंशन में मिलना चाहिए। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ प्राइवेट मुलाजमीन की भी, कि देखिए ज्यादातर लोग तो आपके मुल्क में प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं। जो ये सरकारी एम्प्लॉइज हैं उनको तो फिर भी चले 7% 10% हर साल मिल जाता है, लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं जिनकी उन्हीं ब्रैकेट में सैलरीज हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता, और उनके जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं उनको कुछ भी नहीं देते हैं। सो ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एरिया है जिसको हुकूमत को एड्रेस करना चाहिए, और मुसलसल तौर पर हुकूमत इसको एड्रेस करने में नाकाम रहती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम इस बारे में प्राइवेट कंपनीज को इनके ऊपर कोई ज्यादा इन्फोर्समेंट करेंगे तो हो सकता है कि ये हमारे खिलाफ निकल जाए, हो सकता है ये हमारे खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर दें, ये सारी चीजें भी हैं। एनीवे देखें, कोई 3 पॉइंट समथिंग की जो ग्रोथ है, 3.7% गालिबन जो जीडीपी ग्रोथ इस दफा आई है, ये फॉर श्योर जो बढ़ती हुई आबादी है उसको केटर करने के लिए काफी कम है। और इस बात पे भी एक बहस चल रही है कि ये क्या तीसरा बजट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। कुछ लोग कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है हमारा तीसरा बजट है, अपोजिशन वाले कह रहे हैं, जैसे मोहम्मद जुबैर साहब ने ट्वीट किया है कि नहीं ये इनका 5वां बजट है। मैं इस बारे में भी थोड़ा सा ये कंफ्यूजन को एड्रेस करूं कि सिचुएशन ये है कि शहबाज शरीफ साहब का एज प्राइम मिनिस्टर 5वां बजट है, लेकिन ये मोहम्मद औरंगजेब जो कि प्रेजेंट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और उसके जो कर्ता धर्ता है उनका ये तीसरा बजट है। एनीवे अगर हम इसको गवर्नमेंट के स्केल पर बोलें तो बहरहाल मैं समझती हूँ इसको 5वां बजट बिल्कुल कहा जा सकता है। बीच में 1 साल से जायद अरसे तक इंटरिम गवर्नमेंट भी थी, उन्होंने अपना बजट जो है वो दिया था। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि इंटरिम गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो यकीनन जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है उससे बेहतर थी, क्योंकि उस टाइम पर पेट्रोल के जो प्राइस थे उनमें भी जो भी कमी होती थी, इंटरनेशनल मार्केट में जो भी ट्रेंड्स होते थे वो आवाम को पास ऑन भी कर दिए जाते थे। और आप एक बात नोट करें कि चाहे वो गैस लोड शेडिंग हो या इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग हो, इन सारे फ्रंट्स पे उस वक्त की जो इंटरिम जो गवर्नमेंट थी, जो जिसमें अनवारुल हक काकड़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया था। पीपल्स पार्टी का एक विजन बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया है। अब दोबारा वो चाहते हैं कि जी 5 हलके जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में खोल दिए जाएं, और वो कहते हैं उसके ऊपर रिकाउंटिंग हो। आप याद करें यही इमरान खान का मुतालबा था, जिसके ऊपर पहली दफा उन्होंने धरना दिया था जब नवाज शरीफ की पिछली गवर्नमेंट थी, जो 2013 में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके ऊपर जो सबसे पहला इख्तिलाफ आया था और जो पीटीआई जो है वो सड़कों पर निकली थी और उन्होंने 126 दिन का धरना दिया था, वो इसी मुद्दे पर दिया था कि वो 4 हलकों की मांग करते थे कि इन हलकों को खोल दिया जाए। बिल्कुल वही एक एक्शन रिप्ले नजर आता है गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि अब जो इलेक्शन हुए हैं पीपल्स पार्टी चाहती है कि उसमें 5 हलके खोल दें। और बहरहाल ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि कुछ हलकों की अभी भी जो काउंटिंग है और उसके रिजल्ट अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाए हैं, वो कंपाइल नहीं हो पाए हैं। यकीनन ये जो ताखीर है ये मैटर ऑफ कंसर्न है। और मैं इस बात पे पीपल्स पार्टी की उनकी डिमांड है, मैं इसको बिल्कुल उसकी हिमायत करती हूँ, उसको बैक करती हूँ कि जल्द अज जल्द जो है वो रिजल्ट कंपाइल होना चाहिए। बट आपको पता है जो मार्केट में इसके बारे में जो अफवाह उड़ी हुई है वो बड़ी दिलचस्प है। अफवाह ये उड़ी हुई है कि पीपल्स पार्टी ने किसी तरह का बार्गेन कर लिया है पीएमएलएन से, और एक तरह से उनको गिलगित में मैंडेट दिया गया है, और इसी वजह से मैंडेट दिया गया है ताकि वो बजट में पीएमएलएन के साथ जो है वो कोऑपरेट करें। और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको बाकायदा दावत भी दे दी है पीपल्स पार्टी को कि जाएं जी आप गिलगित बल्तिस्तान में अपनी गवर्नमेंट बनाएं। कश्मीर में ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उनके बल्कि प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए। इनफैक्ट कश्मीर का भी मुद्दा अगर हम लेके चलें तो वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है। कहने को कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आजाद कश्मीर के ही हैं, फैसल राठौर उनका नाम है, और वो आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं आजाद जम्मू कश्मीर के, पाकिस्तानी जो एडमिनिस्ट्रेड जम्मू कश्मीर है, और पीपल्स पार्टी की वहां पर गवर्नमेंट है। लेकिन हो क्या रहा है कि पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान या फेडरल जो पीपल्स पार्टी की तमाम तरह जो पार्टी है, जो दीगर उनके कश्मीर के अलावा जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, वो सारे कह रहे हैं कि जी कश्मीर में तो बड़ी ज्यादती हो रही है, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ एक्शन हो रहा है वो बहुत गलत है। इनफैक्ट वो इस हद तक कह रहे हैं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। जो वो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान भर में जो कश्मीर की सीट्स हैं उनको खत्म कर दिया जाए, तो पीपल्स पार्टी तो उनके जो अली मूसा गिलानी है वो मेरे प्रोग्राम में ये वाली स्टेटमेंट देके गए कि बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ एक्शन भी ना हो, नंबर 1, और नंबर 2 उनकी डिमांड्स भी वो समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है, और वो फेडरल गवर्नमेंट को एक्चुअली वो जो सीट्स हैं वो खत्म कर देनी चाहिए। अब ये सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग बन गई है। मैंने इसीलिए ये सवाल बार बार जब मेरे प्रोग्राम में मूसा गिलानी साहब थे तो मैंने उनसे उठाया कि वहां तो आपके अपने प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने इसके ऊपर ये जवाब दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बेबस हैं। जी हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बेबस हैं।
अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बेबस हो तो मैं समझती हूँ उसको रिजाइन कर देना चाहिए। और इट्स नॉट राइट कि आप एक तरफ बेबसी का भी एक इजहार करें, दूसरी तरफ आप कहें कि नहीं हम प्राइम मिनिस्टर भी बने रहेंगे। अगर आप वाकई हेल्पलेस हैं, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर डिक्टेशन आ रहा है, अगर आपको लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, so it's better to resign rather than to stay as the prime minister or on whatever seat that you are on. ये एक बात है। और यही गिला मैं समझती थी कि इमरान खान साहब भी करते हुए बड़े अजीब लगते थे, क्योंकि जब वो भी प्राइम मिनिस्टर थे, आपको याद होगा, वो भी कहते थे कि जी सारा इख्तियार तो बाजवा साहब के पास था, मैं तो सिर्फ जो हूं वो पीएम था कहने को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने ये शिकायत नहीं की। तो पता नहीं क्या वजह है कि जब पावर आपके हाथ से चली जाती है तब ये सारी शिकायतें करना याद आती हैं, और जब पावर में आप होते हैं उस वक्त आपको ये शिकायतें करना याद नहीं आती। जबकि उसूली तौर पर स्टांस ये होना चाहिए कि अगर इफ यू आर अ पावरलेस प्राइम मिनिस्टर और एनीबडी और अ मिनिस्टर इवन, तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए, आपको नहीं रहना चाहिए पावर में। ये सारी बातें जब पावर चली जाए उसके बाद अगर आप करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात लगती है। एनीवे, पीपल्स पार्टी बहुत एक इंटरेस्टिंग मोड पर आ गई है गवर्नमेंट के साथ। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कब मानेगी, कैसे मानेगी। 28th अमेंडमेंट तो फॉर श्योर अब नहीं आ रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से जो सूबों से कुछ फंड्स चाहिए थे फेडरल गवर्नमेंट को, उसके ऊपर मुशावरत चली, और जो इनसाइडर्स हैं वो यही बताते हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी के भी लोग बताते हैं यही है कि उस सारी मुशावरत के नतीजे में काफी हद तक कामयाबी उनको मिली है, और कुछ हद तक जो सूबों को पैसे जाने थे जो सेंटर से जाते हैं वो अब काफी हद तक कम होकर जाएंगे। और इस सिलसिले में जो इवन खैबर पख्तूनख्वा है, जहां पर पीटीआई की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उन्होंने भी जो है वो आपको पता है मीटिंग्स की हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ। बल्कि सुहेल आफरीदी साहब का उनकी अपनी पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर नाराज भी हुए इस बात पे कि आप हाथ बांध कर क्यों खड़े थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, और आप इमरान खान को रिहा करने के लिए कोई मौसर कदम क्यों नहीं उठा रहे। तो सुहेल आफरीदी भी जो है वो अपनी पार्टी की तरफ से बड़े प्रेशर में है। लेकिन बात यह है कि जब वो जाकर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से जाकर कोई मुलाकात करके आते हैं तो उनकी पार्टी उनके ऊपर सख्त जो है वावेला मचा देती है कि ये आप क्यों कर रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। बल्कि अब अली अमीन गंडापुर भी जो है वो मैदान में उतर आए हैं। कुछ उनके ऑडियो मैसेजेस हैं अली अमीन गंडापुर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के, जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। और हमने जब पता लगवाया तो हमें ये पता चला इवन अली अमीन गंडापुर साहब के अपने स्टाफ से कि वो जो मैसेजेस हैं वो ऑथेंटिक हैं, वो वाकई गंडापुर साहब के मैसेजेस हैं, और वो एक्चुअली उन लोगों के खिलाफ थे जो कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ जो बगावत करने वाला ग्रुप था, जो पीटीआई का एक ग्रुप है पख्तूनख्वा असेंबली में। तो उनके जो लोग थे वो डिसग्रंटल्ड हैं। उनको काबू करने के लिए एक पीटीआई के लेटर हेड से नोटिफिकेशन निकला कि उन लोगों से कोई राब्ता नहीं करेगा जो कि नाराज अरकान है, एमपीएज हैं। इसके ऊपर दरअसल गंडापुर साहब जो हैं वो बाकायदा मैदान में उतरे, उनका एक वॉइस मैसेज सामने आया और उन्होंने खासा आड़े हाथों लिया कि जी ये जो नोटिफिकेशन देने वाले लोग हैं उसके ऊपर उन्होंने दरअसल तनकीद की कि आप हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दें। तो अब पीटीआई में भी सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। लेट्स सी कि इस वक्त मामला जो हैं वो किस करवट बैठते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में पीटीआई से ज्यादा मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है उनकी जो अपोजिशन है और जिस तरह से वो लोग इस वक्त हुकूमत के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ जो है वो अलमे बगावत बुलंद कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी इंस्टेड ऑफ द पीटीआई, पीपल्स पार्टी विल बी द फ्लैग बेरर of change in days to come and this time around.